तो वहाँ पर ही ऑडियंस में था। ओके, तो ऑडियंस में था, कुछ क्वेश्चन इसने पूछे, एक दो कविताएं भी कहीं। फिर नेक्स्ट डे लास्ट डे पर उसको बुलाया गया था, लास्ट डे पर उसको बुलाया गया था इनको। अच्छे से इन्होंने अपनी कविता की काफ़ी देर तक। जब ये आए यहाँ रजिस्ट्रेशन में तो पहचान गया इनको। तो देखिए फेमस हो रहा है बहुत धीरे धीरे, इसको लोग पहचानने लगे हैं, आज और लोग पहचानने लगे दोस्तों। ठीक है, बहुत अच्छी कविता कहता है, सब लोग बहुत ध्यान से गौर से सुनेगा इसको, बहुत 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 अच्छा लगेगा। ठीक है, नमस्ते, मैं यहाँ का सबसे नन्हा कलम हूँ और मैं अपने कविता के शुरुआत अपने परिचय से करता हूँ कि पर दादा श्री सीताराम सेठ और गोपी सेठ भाई उनके थे, बड़ी शक्तिशाली भी थे, तंत्र में सरस्वती माई उनके। दादा श्री राजा राम सेठ थे सोने के सौदागर वे, बर्मा तक पैदल जाते थे, पारखी सभी गुड़ागर वे। पिताजी श्री लक्ष्मण सेठ है, उनके हम दोनों हैं लड़के, आकाश और मयंक सेठ है, अपने कामों में बढ़ चढ़े। मकान नंबर A28/75 आदमपुरा में रहते हैं, है शहर बनारस जन्मभूमि, आपस में प्रेम से रहते हैं। कहते हैं हम कविता कुछ ऐसा जिसका की जोड़ नहीं कोई, कहते वीर रस की कविता ऐसा जिसका की तोड़ नहीं कोई। जब बच्चा समझकर बुझे मन से कवियों ने बोला अब तुम बाँचो, वह कविता से मेरे खुश हुए, न कुछ बाँचो न कुछ छाटो। बहुत से लोगों का जो खुश हुए मेरे कविता से, नाना बल्लू सिंह का प्रसाद है ये, नाकाम न होगा यह करके। अब मैं भारत के ऊपर कविता सुनाता हूँ कि सारा भारत एक मंदिर है, पूर्वजों ने इसे बनाया है, स्त्रियां यहाँ की पतिव्रता सब जग में इज्जत पाया है। निर्माण में अपने भारत के स्वेच्छा से जीवन दान दिया, बलिदान धर्म उत्साह त्याग से मंदिर का निर्माण किया। दसों दिशाएं गूंजी टन 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 की टंकारों से, कानों में शब्द न आ पाता है भक्तों के जयकारों से। यह वह मंदिर है जिसमें नित्य सभी तरह का मेला है, प्रतिपल आता जय जय गाता नव भक्तों का रेला है। जब यह मंदिर बना न आया यहाँ ईंट चूना गारा, इसे बनाने में निर्माताओं ने अपना तन मारा, अस्थि जाल का चूर्ण यहाँ पर चुना गया बनाया था, इसको गारा करने के हित में उसने रत्न मिलाया था। ईंटों के स्थानों पर अपने हाथों से अपने सर के ऊपर सर, फिर उस पर सर पर सर रख रख कर भवन बना है, इसी भांति ईंट न चुना पानी से, किंतु निर्मोही जान के मस्तानों की कुर्बानी से। इस मंदिर में धर्मदेव का पूजन युग युग से होता, इसकी वेदी पर बहता अविरल लहू का सोता। यहाँ पुजारी धूप दीप या अक्षत कभी न लाते हैं, जो आते हैं अपने हाथों में अपना सर लाते हैं। इस देवल के देव रक्षिता है तन की कुर्बानी से, सुरभित प्राण प्रसूनों से या उष्ट रत्न के पानी से, फिर भी इसका पूजन निस्दिन कभी बंद न होता है, इसमें मरने कटने का तांत मंद न होता है। इस मंदिर में एक नियम है जो भी इसमें आता है, धर्म देव के पद पद्मों में जीवन भेंट चढ़ाता है, और वे स्वदेव बनकर ही इसमें आदर पाता है, और दूसरे आने वालों से नित पूजा जाता है। आओ तुम्हें दिखाए अंदर प्रतिमाएं उन वीरों की, देश धर्म के मस्त दीवाने राजा और फकीरों की। यह मंदिर भी गाता रहता गाथा उन्हीं जवानों की, जिसके कड़कड़ देते साक्षी उनके ही बलिदानों की। तो मैं पृथ्वीराज चौहान पर एक कविता सुनाऊंगा छोटी सी कि यह देखो चौहान वंश अवतंश वीर वर पृथ्वीराज, गज पर छाती थी इसकी, दिल्ली का था अंतिम अभिराज। 17 बार मोहम्मद गोरी का इसने मुंह मोड़ दिया, युद्ध क्षेत्र में हरा हरा कर बंदी कर छोड़ दिया। निज कर अरी के काटे बंधन दे दे इसे प्राण भिक्षा, भूमंडल को दी थी इसने क्षमाशीलता की शिक्षा। थानेश्वर में गूंज रहे हैं अरे आज भी इनके नाम, और गूंजते सदा रहेंगे जब तक है यह हिंदुस्तान। 18वीं बार गोरी ने इसको एक बार जब जीत लिया, लाल सलाखों से इसकी सारी चमड़ी तब खींच लिया। आंखें दोनों बाहर निकाल उसमें था रांगा डाल दिया, इतनी दुर्दशा की इसकी जी भर कर इसको कष्ट दिया। फिर चंद्रवरदाई कवि जो था उसने दरबार में जा करके यह कहा मोहम्मद गोरी से एक बात सुनो चित्त में लाके, शब्द वेदी बाढ़ चलाने में इसको नहीं कोई पा सकता, संसार से लुप्त है यह विद्या नहीं कभी कोई दिखला सकता। यह बात मानकर गोरी ने इसको दरबार में बुलवाकर
दे दिया हाथ में धनुष बाण और कहा इसे फिर समझाकर, घंटा जो बजे उस पर मारो हम भी देखे कारस्तानी, सत्यता कहाँ तक है अचरज की है कवि की वाणी। जब घंटे पर है चोट पड़ी साधा तब वही बाण उसने, खुश हो करके तब गोरी ने शाबाश कहा मुझसे अपने, शाबाशी की आवाज पड़ी मारा तब उसने गोरी को, गिर गया तख्त से नीचे यमदूत ले गए गोरी को। फिर दिया चंद्र वरदाई ने तलवार हाथ में फिर उसके, मारे तब एक दूसरे को आपस में मरे दोनों कटके। 12वीं सदी की बातें हैं इसमें क्या शिक्षा मिलता है, यदि गौर करें इन बातों को सचमुच ही कलेजा हिलता है। अब थोड़ी सी भारत के ऊपर कविता सुना के मैं आप कविता को आगे बढ़ाता हूँ कि धर्म प्राण यह देश सहज है, यहाँ धर्म पर मर जाना, इसलिए है कठिन धर्म वीरों की गणना कर पाना। कई जन्म लेने होंगे इन सबका दर्शन पाने को, और चाहिए युग इनका यह सुनने और सुनाने को। ज्ञात और अज्ञात न जानते या न जानते जिनके नाम, उन सबके पावन चरणों में आओ हम तुम करें प्रणाम। धर्म देश के पावन मंदिर दो हमको यही वर दो, उनकी प्रतिमाओं से फिर एक बार यह जीवन भर दो। हर हर महादेव जय शंकर जय जय एक लिंग की जय, निकल पड़े रब वाले से फिर करे भारत की जय। फिर स्वदेश की धर्म धरा पर धर्म ध्वज लहराता जाए, नीचे मयंक सेठ खड़ा हो धर्म गीत गाता जाए। सब झुके सब कुछ झुके और जो समा बिगड़ झुके, ये नहीं मुमकिन मेरा जो इस तरह से सर झुके। मौत हो सम्मुख खड़ी सर पे खड़ा हो काल भी, सर तो क्या झुकता भला झुके न सर का बाल भी। मैं एक हाथ से कविता सुनाता हूँ। ये कविता में ये है कि एक पुलिस वाला मेरा चेला बन गया। तो सुनिए। दरवाजा पीटा किसी ने सवेरे सवेरे, मैं चीखा भाई मेरे, घंटी लगी है बटन दबाओ, मुक्केबाजी का अभ्यास मत सिखाओ। दरवाजा खोला तो सिपाही था, हमारे लिए तो पहले से ही तबाही था। सुबह सुबह खाकी वर्दी लगने लगी सर्दी, पूछा बताइए कैसे पधारे, वो बोला देख लिया अब तो रोजाना आए करेंगे आपके द्वारे, रोजाना आएंगे। अब हमें पसीने आ गए, खोपड़ी के ऊपर काले बादल छा गए, क्या कहा रोजाना आएंगे, इसका मतलब आप हमें फिर किसी झूठे केस में फंसाएंगे। वो बोला नहीं 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 मयंक जी ऐसा मत सोचिए, पहले आप अपना पसीना पूछिए। मैं करतार सिंह पुलिस में हवलदार हूँ, पर मूलतः एक कलाकार हूँ। मुझे सही रास्ता दिखा दे, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मुझे कविता लिखना सिखा दे। हमने भी सोचा हम भी छुई मुई बेकार घबराए हैं, अच्छा तो आप कविता सीखने आए हैं। पर पुलिस और कविता मामला नहीं जमा। वो बोला मामले को तो मैं जमाऊंगा, तुम तो बस चेला बना लो, जो बोलोगे लिख के दिखाऊंगा। हमने सोचा ये तो आपसे तुम पर आ गया, मामले से पहले हम ही को जमा गया, इसलिए पूछा इससे पहले लिखी है। वो बोला हाँ सुनाओ। हमने कहा नहीं 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 हम शिष्य ऐसे नहीं बनाते हैं, पहले एक विषय बताते हैं, उस विषय पर कविता लिख के दिखाओ, आज नहीं कल लेकर आओ। कविता अच्छी लगी तो शिष्य बनाऊंगा, वरना क्षमा चाहूंगा। वो बोला उतावली में बोला विषय क्या है। मैंने बोला शाम का समय है, सूरज डूब रहा है, चिड़िया चहचहा रही है, मेंढक टहरा रहे हैं, शाम का समय है, सूरज डूब रहा है और वहां कोई आदमी बैठा बैठा उग रहा है। तो शाम का समय आदमी की उदासी, इस पर कविता लिख के दिखाओ, लंबी नहीं जरा सी। वो बोला अच्छा ठीक है चलता हूँ। हमने भी सोचा कि अब हमने चैन की सांस ली, कविता लिखना इतना आसान नहीं, पर वो तो दूसरे दिन फिर आदम का, एक हाथ में कागज और एक हाथ में डंडा चमका। वो बोला गुरुजी ये लीजिए कविता, शाम का समय आदमी की उदासी, कविता सुनिए लंबी नहीं जरा सी। कि कोतवाली के घंटे जैसा पीला पीला सूरज, धीरे धीरे एसपी के चेहरे सा गुलाबी हो गया, जिसता भी हो गया, और जेब कतरे की खोली गई खोपड़ी हलाल हो गया, जी कमाल हो गया। हथकड़ियों की खनखनाहट जैसे चिड़िया चहचहाए, और दरोगा के खर्राटे सुन मेंढक भी डराए। और ऐसे में एक सिपाही की वर्दी जैसे पर्वतों के पीछे सूरज, दिन दहाड़े सबके आगे तस्करों की तरह फरार हो गया, जी अंधकार हो गया। और ऐसे में एक सिपाही जेब कतरे की जेब खाली मिलने से उदास हो गया, जी निराश हो गया, ये शाम क्या हुई सत्यानाश हो गया। मैंने कहा तुम तो जितने अच्छे उतने अच्छे कवि भी हो, जितने अच्छे हवलदार हो। बोला तब नारियल फोड़ू गंडा बांधू। मैंने कहा नहीं 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 नहीं, गंडा अंडा ये सब बेकार है, तुम्हें शिष्य बनाना हमें स्वीकार है।
जो लिखो मस्त लिखो, जो देखो वही लिखो, यही एकमात्र गुरु मंत्र है। वैसे तुम्हारी लेखनी स्वतंत्र है। फिर कैसे कैसे हमने उसे रवाना किया, पर वो तो दूसरे दिन फिर आ गया। बोला गुरुजी गजब हो गया। मैंने बोला क्या हुआ? वो बोला एक आदमी का कत्ल हो गया। मैंने बोला किसका हुआ? वो बोला गजब हो गया। मैंने इसलिए नहीं कहा कि कत्ल हो गया, वो तो होते रहते हैं, पर उसके चक्कर में मेरी एक कविता लिख गई, मुकद्दर इसे कहते हैं। तो हम नई कविता सुनिए कि डंडे का जैसे ही काम खत्म हुआ था, डंडे का जैसे ही काम खत्म हुआ था, मुजरिमों को पीट के निश्चिंत हुआ था, वैसे ही दरोगा ने बुला लिया मुझे, बोला कत्ल हो गया है, जाओ जल्दी से। और दरवाजे पे औंधे मुंह एक लाश पड़ी थी। दरवाजे पे औंधे मुंह एक लाश पड़ी थी और लाश की कलाई में विदेशी घड़ी थी, गले में सोने की चैन और रस्सी के निशान, 4 बार चाकू किया पीठ में प्रदान। और हथियार अभी कोई बुद्धिजीवी बड़ा था, कोई भी सुराग उसने नहीं छोड़ा था। फिर भी फोटोग्राफर ने फोटो लिया गई, बगल में मैं भी खड़ा था, फोटो मेरी भी आ गई। तो कल मैं फोटोग्राफर से एक कॉपी लाऊंगा, लाश काट के उसको फ्रेम में लगाऊंगा। हाँ, तो फिर लाश का पंचनामा बनाया, फिंगरप्रिंट वाला थोड़ा देर से आया, फिर हम सब ने मिलकर लाश को एम्बुलेंस में फेंका। मैंने भी चुपके से मौका एक देखा, पिछवाड़े में गया तो बेंच एक दिखी और उसी बेंच पर बैठ के मैंने एक कविता लिखी। मैं मौन था। मैंने पूछा जिस आदमी का कत्ल हुआ वो कौन था? बोला कोई ना कोई तो होगा, ये सब तो पता करेगा दरोगा। कोई ना कोई तो होगा, ये सब तो पता करेगा दरोगा। मैंने बोला दरोगा कि तुम बाहर निकल जाओ, तुम ये कविता है, ये कविता की चिता है। अरे वो बोला वही तो लिखा है जो दिखता है। मैंने बोला तुझे ये दिखता है, तुझे अपना घर द्वार आस पड़ोस संसार नहीं दिखता, तो इन सब पर क्यों नहीं लिखता? वो लौट गया और दूसरे दिन जब वो आखिरी बार और अगली बार जब वो फिर आया तो बोला घर पर लिखी है इस बार और शीर्षक है हर बार। तो हर बार दमियन माँ की अंग्रेजी दवाई आटा दाल गुड़ की महंगाई बराबर की तनख्वाह खा जाती है। हर बार मुनिया स्लेट को रोती रह जाती है, हर बार चंपा की धोती रह जाती है, हर बार मकान मालिक सिपाही से नहीं डरता है, हर बार राशन वाला इंतजार नहीं करता है, फिर भी मुरझाए चेहरों पर हंसी नहीं आती है। आफतों की कांटा बिन सर पर परोज छा जाती है, हर बार मुनिया स्लेट को रोती रह जाती है, हर बार चंपा की धोती रह जाती है, हर बार। मैंने बोला वाह करता, बधाई है, इस बार तो तूने सचमुच कविता सुनाई है। तो अब गुरु और चेले की बातें भूलूं, तेरे चरण का है लावे छूलूं। एक दिन हमारे साथ ऐसा हुआ कि चौराहे को ही लाल बत्ती मैंने स्टेरिंग से हटा के रखी। जैसे ही कार का शीशा खोला 50 से 5 एक आदमी बोला। मैं शीशा चढ़ाने लगा तो वो हाथ ही अंदर बढ़ाने लगा। ले लो साहब चीज लाजवाब, टिश्यू पेपर, मुंह पोछने का कागज। ले लो साहब बहुत सस्ते रेट में, ऐसा नहीं मिलेगा मार्केट में। 50 रुपए में से कमाई का 1 रुपया कमाऊंगा। भीख के वास्ते रास्ते में हाथ तो नहीं फैलाऊंगा। मैं समझ गया कि इसकी बात 100% रॉन्ग है, ये भी शायद कोई कमाने का नया ही ढोंग है, इसलिए उसे टरकाने के लिहाज से मैं बोला अपने टेलीविजन के अंदाज में कि माल की कीमत है 49 रुपया, 1 रुपया तुम्हारी जायज कमाई, पर जमाने के नाजायज भाई तनिक ई तो बतावा का हम ऐसे कछुआऊ नहीं पहुंच सकन मुंह के अलावा। तनिक ई तो बतावा का हम ऐसे कछुआऊ नहीं पहुंच सकन मुंह के अलावा। आँख कान नाक बोला साहब छोड़ो मजाक, आँख कान नाक कुछ भी पूछो पर सवाल मत पूछो। हमने कहा कमाल है, और यही तो सवाल है कि जब कोई चीज खरीदेंगे तो सवाल क्यों नहीं पूछेंगे। अच्छा ये बताओ क्या इससे पोछा जा सकता है पसीना? उसे तुरंत हाथ बाहर निकाल कर तान कर सीना। बोला बाबू इससे मुमकिन नहीं है साफ करना पसीना, इससे पोछी जाती है लिपस्टिक और क्रीम, इससे पोछी जाती है मुंह पे लगी आइसक्रीम, इससे पोछे जाते हैं निशान चॉकलेट के, इससे पोछे जाते हैं हाथ ऑमलेट के। कुछ लिया न दिया, फालतू में मेरा टाइम खराब किया। अरे बाबू जो इस कागज को खरीद के ले जाता है उसे पसीना ही कहाँ आता है? अरे बाबू जो इस कागज को खरीद के ले जाता है उसे पसीना ही कहाँ आता है? और लगता है आप वाकिफ नहीं है हिंदुस्तान की जमीन से, यहाँ तो पसीना पूछा जाता है कुर्ते की आस्तीन से। और 50 से 5 डिब्बी बेचने में जितना पसीना आएगा उसमें सारा का सारा कागज कम पड़ जाएगा। और सुन लो मेरी बात 16 आने सही है कि पसीने की महक से बढ़िया महक इस दुनिया में और कहीं नहीं है। 15 दिवस जरावत चूल्हा मेहनत हुई महीनों की, सूरज आया सुखा न पाया झिलमिल बूंद पसीनों की। अरे मोल लगाओ बोली बोलो इस अनमोल नगीने की, तुम करते बात पसीने की
कोई जुगत करो जीने की, कोई जुगत करो जीने की। इतना कहते उससे जो मुझे पूरा, मैं तो हिल गया पूरा का पूरा। खोपड़ी पर पसीने के छींटे आ गए महीन महीन से, मैंने भी उसे पोंछ डाला कुर्ते की आस्तीन से। अरे ये तो कुछ मस्करे के साथ मस्करी हो गई। बोला बाबू नया साल है, गाड़ी आगे बढ़ा लो, बत्ती हरी हो गई।